उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक ज़िला नाम बलिया। यहाँ के एक छोटे से गांव में एक लड़का रोज़ देखता एक हवाई जहाज़ को उड़ते हुए। हवाई जहाज़ जो रोज़ उसके छत के ऊपर से होके गुज़रता और उसका मन कौतूहल से भर जाता। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है और उसके साथ जमा करता है जानकारियाँ हवाई जहाज़ और हवाई यात्रा से जुड़ी हुई। वो निश्चय करता है कि वो एक दिन इस दुनिया से ज़रूर जुड़ेगा और इसके लिए वो तैयारियां करता है। तैयारियां लिखने, पढ़ने, बोलने और शारीरिक। वो नज़र रखता है भर्तियों पर, आधिकारिक वेबसाइट्स पर, कंपनियों की वेबसाइट्स पर, करियर पोर्टल्स पर, खास करके कंपनियों के करियर पोर्टल्स पर, अखबारों पर। फिर एक दिन उसे सफलता मिलती है, उसकी नौकरी लगती है एक एयरपोर्ट पर। नमस्कार, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आप जो मेरा ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं, मैंने जब खुद इस टॉपिक पर सर्च करने का सोचा, दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि मैंने जितने सर्चेस किए, मैंने जितने वीडियोस देखे, उसमें से 90% से ज़्यादा वीडियोस फर्जी थे। उस यूट्यूबर्स को जिन्होंने ये वीडियो बनाए थे, आइदर उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, या वो सिर्फ एक कॉमन वीडियो था, या उस पर भ्रामक जानकारियाँ दी गई थी। आप YouTube पर जानकारियाँ जमा करते हैं, YouTube को देख करके आप प्रेरित होते हैं। YouTube पर जानकारियाँ भरी पड़ी हैं, लेकिन आप ये कैसे जानेंगे कि YouTube की कौन सी जानकारी सही है और कौन सी जानकारी गलत है? जब मेरे जैसा एक प्रोफेशनल जो एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और अंदर की सारी चीज़ें जानता है, एक एक बारीकी को वो जानता है, वो तक जब इन वेबसाइट्स पर आया तो उसने देखा कि यहाँ पर भी गंद भरी पड़ी है। यहाँ पर ऐसे ऐसे वेबसाइट्स भरे पड़े हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन के नाम पे गलत सलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कई सारे तो ऐसे मैंने यूट्यूब के वीडियो देखे जहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी कराई जा रही है और वहाँ पर भी जिनकी तैयारी कराई जा रही है उन्हें गलत जानकारी दी जा रही है। वो यहाँ तक दावा कर रहे थे कि उनके स्टूडेंट्स फलाना 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 एयरपोर्ट पर हैं। सोचिए दोस्तों, एक बार भी तो आप भी इस बात पर भरोसा करोगे? खैर, पिछले वीडियोस में आपके द्वारा जो स्नेह मुझे मिला है, जो लाइक्स मुझे मिले हैं, जो सब्सक्राइबर्स मुझे मिले हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, आप इसी तरीके से मेरे वीडियोस देखते रहिए। मैं आगे भी एविएशन और एयरपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा और ये वीडियो खास करके बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसे लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक एक बात टेक्निकल फैक्ट है और इस टेक्निकल फैक्ट को आप अगर अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, तो न केवल आप जानकार होंगे बल्कि आने वाले टाइम में ये वीडियो आपके इंटरव्यू के लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत काम आ सकता है और आपके सपने को साकार करने में सीढ़ी के एक पायदान के रूप में हो सकता है, जो आपको एक एक करके ऊपर ले जाएगा, आपको सफलता दिलाएगा। दोस्तों, नॉर्मली एक एविएशन को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एविएशन यानी एक एयरक्राफ्ट के उड़ने से लेकर के उतरने तक का जो भी प्रोसेस होता है उसे हम एविएशन कहते हैं। लेकिन एविएशन सिर्फ हवाई जहाज़ नहीं है। एविएशन एक बहुत बड़ा फील्ड है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। इसे जानने की ज़रूरत है। आपको दोस्तों जान करके आश्चर्य होगा कि इसमें सैकड़ों ऐसे सेक्टर्स होते हैं एविएशन में जिसमें अलग अलग तरह की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हर सेक्टर की एक्सपर्टीज़ दूसरे से बिल्कुल अलग होती है और उसके लिए अलग लोगों को रखा जाता है। एक ही आदमी दोनों काम नहीं कर सकता। दोस्तों, नॉर्मली एविएशन को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक एयरलाइंस और एक एयरपोर्ट्स।
इन दोनों को मिलाकर के ही एविएशन पूरा होता है। इन दोनों के मिलने के बिना एविएशन पूरा नहीं हो सकता। कई यूट्यूबर्स आपसे कहेंगे कि एविएशन का मतलब सिर्फ एयरलाइंस, लेकिन दोस्तों आप खुद समझिए, एक एरोप्लेन, एयरलाइन ज़मीन से उड़ती है और उसे वापस ज़मीन पर आना पड़ता है। उसके लिए एक स्पेसिफाइड टर्म होता है जिसे हम एरोड्रोम कहते हैं। नॉर्मल भाषा में आप इसे एयरपोर्ट समझ सकते हैं, टेक्निकल टर्म एक एरोड्रोम हो गया। एयरपोर्ट पर वो जहाज़ उतरता है, एयरपोर्ट पर वो कई सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करता है, एयरपोर्ट पर ही वो अपने पैसेंजर को उतारता और चढ़ाता है, एयरपोर्ट पर ही एक एयरलाइन अपने कार्गोज़ को डीबोर्ड करता है, रिफ्यूलिंग और डिफ्यूलिंग करता है, अपने सारे मेंटेनेंस वर्क करता है, अपने जो कागजी कार्रवाई हैं कैप्टन के वो पूरे करते हैं। तो दोस्तों एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी हिस्सा है। आज मैं आपको एयरपोर्ट से शुरू करता हूँ। नॉर्मली एयरपोर्ट के भी दो हिस्से होते हैं, दो हिस्सों में हम सेग्रीगेट करते हैं। पहला हिस्सा हो गया ऑपरेशनल, दूसरा नॉन ऑपरेशनल। नॉन ऑपरेशनल में वो चीज़ें आती हैं, वो ऑफिस वर्क आता है जिनका एयरपोर्ट के ऑपरेशन से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, जैसे अकाउंटिंग्स हो गया, एचआर हो गया जो कर्मचारियों को देखते हैं, अकाउंट्स और फाइनेंस हो गए जो अपना नॉर्मल ऑफिस रूटीन वर्क में काम करते हैं, 9 to 5 की जॉब करते हैं। ऑपरेशन में कई डिपार्टमेंट आते हैं जो एयरपोर्ट पे ही होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इसमें काम करने वाले लोगों को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कहते हैं। इनका बेसिक काम नेविगेशन होता है। ये एयरक्राफ्ट के पायलट से डायरेक्ट बात करते हैं थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब हमारा एफएम वगैरह नहीं, ये भी उसी तरह की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो स्पेशलाइज्ड होती है और गवर्नमेंट द्वारा खरीदी गई होती है। जी हाँ दोस्तों, हर एयरपोर्ट की अलग फ्रीक्वेंसी मिली होती है जिस फ्रीक्वेंसी पर पायलट को ट्यून करना पड़ता है अपने एयरक्राफ्ट के रेडियो सेट्स को, आरटी सेट्स को, और उस फ्रीक्वेंसी पर आने के बाद ही वो संबंधित एयरपोर्ट या उस एयरपोर्ट से बात कर सकता है। एटीसी क्या करता है, एयरक्राफ्ट के टोटल लैंडिंग, टेक ऑफ और इन द एयर रूट बताता है, उनको ऑल्टीट्यूड बताता है, उनको एरोड्रोम के वेदर कंडीशंस की जानकारी देता है, उनको विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड की जानकारी देता है। ये दोस्तों ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक पायलट के लिए, क्योंकि इन्हीं बातों से वो डिसाइड करता है कि वो अपनी लैंडिंग स्पीड क्या रखेगा और लैंडिंग किस तरीके से करेगा, रनवे में किस तरफ से उतरेगा, एटसेट्रा, जिसे हम बाद में और आगे एलेबोरेटली आपको बताएंगे। इसके बाद आता है CNS, कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्विलांस। ये दोस्तों ये वो विभाग है जो एयरपोर्ट पर सारे इक्विपमेंट्स को मेंटेन करता है। ATC सिर्फ उस इक्विपमेंट को यूज़ करता है, लेकिन इन सब का रख रखाव, इन सब को कैसे चलाना है, इन सब को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनका कैलिब्रेशन, सब कुछ देख रेख और मेंटेन की जिम्मेदारी होती है CNS की। एक और विभाग इलेक्ट्रिकल। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एयरपोर्ट पर एक एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के लिए बिजली की बहुत आवश्यकता होती है। बिजली क्यों? कई सारे एयरपोर्ट्स पर आपने देखा होगा रनवे पर लाइटें जल रही होती हैं। जी हाँ, वो ऐसे नहीं जलती हैं। उन लाइट्स का, हर लाइट्स का अपना स्पेसिफिक मतलब होता है, हर लाइट का अपना एक कलर होता है जो बताता है ATC, जो बताता है पायलट्स को कि ये लाइट्स अगर यहाँ पे लगी हैं तो इनका क्या मतलब है, अगर यहाँ लगी हैं तो क्या मतलब है, अगर इस कलर की हैं तो क्या मतलब है, अगर डिफरेंट कलर की हैं तो क्या मतलब है। मैं जब आपको रनवे के बारे में बताऊंगा और एप्रॉन और एयरपोर्ट के टोपोग्राफी के बारे में बताऊंगा, तब मैं इन लाइट्स के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट टोटल एयरपोर्ट के इलेक्ट्रिसिटी का प्रभार संभालता है, उसका मेंटेनेंस, उसको सुचारू रूप से चालू रखना और इन सब व्यवस्थाओं को देखता है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो CNS भी नहीं काम कर पाएगा। वो जो बिजली चाहिए उनके यंत्रों को चलाने के लिए वो
ATC में बात करने के लिए बिजली की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी RT सेट, कोई भी फ्रीक्वेंसी, कोई भी VHF बिना बिजली के तो चल नहीं सकता है। कोई भी रडार या कुछ भी इक्विपमेंट जो एयरपोर्ट पे इंस्टॉल्ड हुए हैं उनको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, इसलिए इलेक्ट्रिकल ज़रूरी है। ये भी ऑपरेशनल का एक पार्ट है। दूसरा, इंजीनियरिंग में भी ऑपरेशन आते हैं। जी हाँ, सिविल इंजीनियरिंग। इनका काम बेसिकली क्या होता है, एयरपोर्ट पर जो भी काम सिविल वर्क वाले हैं, जिनकी जो हिंड्रेंस पैदा कर सकते हैं, रुकावट पैदा कर सकते हैं एयरक्राफ्ट के नॉर्मल मूवमेंट में, ऐसे लोगों को, ऐसे विशेषज्ञों को भी एयरपोर्ट पर रखा जाता है, स्पेशलिस्ट को भी एयरपोर्ट पर रखा जाता है ऑपरेशनल विभाग में, जो इन मेंटेनेंस वर्क्स को देख सके, ताकि ऑपरेशन काम रुके नहीं, एक एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन रुके नहीं। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब एक डिपार्टमेंट की मैं बात करूंगा जो वैसे तो हो सकता है कि कभी ज़रूरत ना पड़े, और हर कोई ये चाहता है कि उस डिपार्टमेंट को कभी काम ना करना पड़े, क्योंकि वो जिस दिन काम करेगा, वो डिपार्टमेंट जिस दिन एक्टिवेट होगा, उस दिन समझिए कि डिज़ास्टर है। जी हाँ, इसे हम एयरपोर्ट फायर सर्विस भी कहते हैं, ARFF भी कहते हैं, एविएशन रेस्क्यू एंड फायर फाइटर्स, ARFS भी कहते हैं, एविएशन रेस्क्यू एंड फायर सर्विसेज। ये दोस्तों इकाओ की गाइडलाइंस है। इकाओ UN के अंडर एक संस्था है जो पूरी दुनिया में गाइडलाइंस इशू करती है कि किस तरीके से एयर ट्रैवल किया जा सकता है, किस तरीके से एविएशन को चलाया जा सकता है। तो इसमें जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग एक एयरपोर्ट पर सेफ्टी के लिए, ताकि एयरक्राफ्ट अगर उतर रहा है, उसे कोई मिसहैपनिंग हो जाए या कुछ हो जाए तो बहुत कम समय बचता है। दोस्तों मैं ARFF पर एक अलग से टॉपिक बाद में बनाऊंगा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और इनका ज़रूरत क्या है, इनका काम क्या है, इनके पास इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं 1 या 2 या 3 वीडियो अलग से भी बनाऊंगा, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल आप एयरपोर्ट की टोपोग्राफी को समझिए। एयरपोर्ट पे ARFF की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ARFF को कैटेगरी डिक्लेयर करनी पड़ती है। कैटेगरी होती है जब एक एयरक्राफ्ट का लेंथ और विड्थ के हिसाब से जब एक एयरक्राफ्ट लैंड करता है, तो उसके हिसाब से उस एक्सटिंग्विशिंग मीडिया और उस मीडिया को डिस्चार्ज करने की फैसिलिटी रखनी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ती है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इक्विपमेंट्स भी होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली मैन पावर भी मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब एक एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा हो, तो उसके लैंड करने से पहले उस एयरक्राफ्ट के लिए, उस एयरक्राफ्ट के लायक कैटेगरी मेंटेन्ड हो उस एयरपोर्ट पर। जैसे सपोज नॉर्मल एयरबस 321 जो सीरीज है, इसके लिए कैटेगरी मेंटेन की जाती है, जिसे फायर कैटेगरी कहा जाता है। एयरपोर्ट कैटेगरी दूसरी हो गई, फायर कैटेगरी दूसरी हो गई। हम बात कर रहे हैं एयरपोर्ट की फायर कैटेगरी जो सेफ्टी के लिए होती है, वो होती है कैटेगरी 7। जी हाँ, ये कैटेगरी 7 होता है, ये इकाओ द्वारा पहले से प्रिस्क्राइब्ड है, और DGCA भी इसको कन्फर करता है। दोस्तों एयरपोर्ट अपने आप में बहुत ही हाई प्रोफाइल और बहुत ही वल्नरेबल प्लेस माना जाता है, इसीलिए इसकी सुरक्षा बहुत ही उच्च स्तर की रखी जाती है। और यही एक कारण भी है कि नॉर्मली न्यूज़ में, मीडिया में या कहीं भी एयरपोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ बहुत जल्दी नहीं आती, क्योंकि हर न्यूज़ अपने आप में एक पोटेंशियल थ्रेट है। और इसीलिए मैं अपने वीडियोस को भी बहुत क्रिस्प और रिस्ट्रिक्ट रखूंगा, ताकि किसी भी ऐसे रूल का वायलेशन ना हो पाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि कौन सी चीज़ें बताई जा सकती हैं और कौन सी चीज़ें से नहीं बतानी चाहिए। तो मैं अपने वीडियो को भी बहुत क्रिस्प और प्रिसाइज रखूंगा। ये सिक्योरिटी का जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंडिया में हैंडलिंग है, वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हाथ में है, CISF। दरअसल कंधार हाईजैक के बाद तत्कालीन सरकार ने ये निर्णय लिया
जिसके अंतर्गत ये फैसला किया गया कि भारत के सभी एयरपोर्ट पर एक स्पेशलाइज्ड फोर्स होनी चाहिए इसकी सुरक्षा के लिए, और CISF को इसकी जिम्मेदारी दी। लगभग सभी एयरपोर्ट्स को सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF के पास ही है। इनके अलावा एक और फील्ड है MT, जिसको बोलते हैं टेक। अभी उनका नाम चेंज करके टेक कर दिया गया है, टेक्निकल बोला जाता है। इनका काम है एयरपोर्ट पर जो भी व्हीकल्स हैं, जो एयरपोर्ट की व्हीकल्स हैं, इन्हें मेंटेन रखना। इन्हें क्यों मेंटेन रखा जाता है? एयरपोर्ट पर कई तरह के स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स होते हैं, जिनमें ऑपरेशनल जीप हो गया, ऑपरेशनल व्हीकल हो गया, स्पेशल बसेस हो गई, स्पेशल व्हीकल्स हो गए, जैसे रबर रिमूवल जो व्हीकल आती हैं, क्रैश फायर टेंडर्स हो गई, एम्बुलेंसेस हो गई, डे टू डे जो व्हीकल्स हो गई, टू एंड फेरी वाली VIP व्हीकल्स होंगे। इनको टोटल को मेंटेन किया जाता है एयरपोर्ट पर, और इनको जब मेंटेन किया जाता है तो इनके डे टू डे POL, मेंटेनेंस, रिफ्यूलिंग और शेड्यूल मेंटेनेंस, इनको देखने के लिए एक स्पेशल विभाग होता है जिनको MT पूल या टेक विभाग बोलते हैं। ये टेक विभाग रोज अपना शेड्यूल के हिसाब से इन व्हीकल्स की मेंटेनेंस, चार्टिंग एक्सेट्रा करते हैं। तो लगभग ये दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि एक एयरपोर्ट पे ये चीज़ें होती हैं। नॉर्मली ये एक एयरपोर्ट का इकोसिस्टम है जहाँ पे इन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। बड़े एयरपोर्ट्स पे दोस्तों इनसे बहुत कुछ अलग हो सकता है, छोटे एयरपोर्ट पे इनसे ठीक कम हो सकता है, लेकिन ये एक ऑन एन एवरेज है जो हर एयरपोर्ट पे रेप्लिकेट किया जाता है। हमारे देश में बहुत सारे बड़े एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। कई सारे एयरपोर्ट्स हैं जो छोटे हैं, कई सारे एयरपोर्ट्स हैं जो एकदम छोटे हैं, जहाँ पे दिन की 2 या 1 या उससे भी उसके आसपास की फ़्लाइट्स होंगी। आगे आने वाले वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें मैं वर्ल्ड एविएशन के फन फैक्ट्स को भी लाऊंगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।